तो आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट ग्लैंड की, जो इससे पहले अपन ग्लैंड पढ़ी वो ग्लैंड कौन सी थी? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्लैंड थी। ठीक है, दूसरी ग्लैंड की चलिए अपन बात करते हैं। दूसरी ग्लैंड जो है वो है थायराइड। तो यहाँ पर जो अपन बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर अपन बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो देखिए थायराइड ग्लैंड जो है एच या अपन इसको कहते हैं बटरफ्लाई शेप। ठीक है, एच आकार की होती है, बटरफ्लाई जैसे तितली होती है उसके आकार की होती है। ठीक है, तो या तो एच शेप या बटरफ्लाई शेप इसको कहते हैं। बाइलोब्ड होती है, द्विपालित होती है। भाई कितने लोग होंगे इसमें? तो दो लोग होते हैं। ठीक है, तो बाइलोब्ड होती है, द्विपालित होती है। इस तरह से अगर अपन देखें इस ग्लैंड को तो ये हमको इस तरीके से दिखाई देती है। ये थायराइड ग्लैंड है जो कि यहाँ पर नेक में होती है, गर्दन में। ठीक है, तो बाइलोब में ये दो लोग दिख रहे होंगे आपको। दोनों लोग जिस संरचना से जुड़े होते हैं उस संरचना को हम कहते हैं इस्थमस। ठीक है, दोनों लोग जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? दोनों लोग जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं किससे? इस्थमस से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो है सबसे बड़ी थायराइड जो होती है बेसिकली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ये। ठीक है, अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, सबसे बड़ी ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड कौन सी आ गई? लिवर। लेकिन सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो वो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड। ठीक है, तो जो थायराइड है दो बाइलोब्ड होती है, दोनों लोग किससे जुड़े होते हैं? जिस भाग से जुड़े होते हैं उस भाग को हम क्या बोलते हैं? इस्थमस कहते हैं। ठीक है, और इस्थमस जो होता है इसका नॉन एंडोक्राइन पार्ट होता है भाई। इस्थमस कैसा है इसका? नॉन एंडोक्राइन पार्ट। अच्छा, नॉन एंडोक्राइन पार्ट का मतलब क्या है कि इस भाग से कोई भी हार्मोन नहीं निकलता। ठीक है, इसलिए अपन ने इसको क्या बोल दिया? नॉन एंडोक्राइन पार्ट है, मतलब ये वो भाग है जो कि अंतःस्रावी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो लोब आपने देख रहे हैं इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, फॉलिकल्स होते हैं। ये जो लोब्स आप देख रहे हैं इन लोब्स में ऐसे कई सारी कोशिकाएं, कई सारे फॉलिकल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और ये जो कोशिकाएं होती है, ये जो फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो सेल्स होती है, ये सेल्स कौन सी है? इनको अपन कहते हैं फॉलिकुलर सेल। ये जो सेल्स होती हैं वो फॉलिकुलर सेल्स या पुटिकीय कोशिकाएं कहलाती हैं। ये फॉलिकुलर सेल्स हैं या पुटिकीय कोशिका है। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट करती हैं दो हार्मोन T3 एंड T4, जो कि इस ग्लैंड के इस ग्रंथि के मुख्य हार्मोन में आते हैं। कौन से? T3 और T4, जिनके बारे में डिटेल अपन आगे बात करने वाले हैं। भाई T3 को कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 को कहते हैं टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ठीक है, तो T3 और T4 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है फॉलिकुलर सेल्स हैं यहाँ पर। कहने का मतलब ये है पुटिकीय कोशिकाएं हैं जो कि T3 और T4 निकाल रही हैं। इनके बाहर की तरफ अगर देखा जाए, इनके बाहर की तरफ अगर अपन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सेल्स होती हैं, ये जो सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये सेल्स कौन सी हैं? इन सेल्स को हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल। ये कहलाती हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। और ये जो पैरा फॉलिकुलर सेल्स होती है, ये जो हार्मोन सीक्रेट करती है उस हार्मोन को हम कहते हैं TCT। TCT ये क्या है? थायरो कैल्सीटोनिन, जो अपन आगे पढ़ेंगे इसकी डिटेल। हालांकि मुख्य रूप से जो यहाँ से सीक्रेशन होता है वो T3 और T4 का होता है और बहुत कम अमाउंट में सीक्रेट होता है TCT। ठीक है, तो ये जो मेजर जो इनके मुख्य हार्मोन है वो कौन से हैं? T3 और T4। तो अपन पहले जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? T3 और T4 के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो T3 एंड T4 होते हैं, ये दोनों ही हार्मोन जो होते हैं ये एमाइनो एसिड टायरोसिन के भी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जो टायरोसिन एमाइनो एसिड होता है उससे डिराइव होते हैं T3 T4, और इनके बनने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इनकी सिंथेसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ती है हमको? आयोडीन की। मतलब आयोडीन नहीं होगा, अगर आयोडीन की कमी होगी तो ये हार्मोन नहीं बन पाएंगे T3 और T4। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जो T3 और T4 होते हैं इनके बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए अब यहाँ पर देखिए जो T3 और T4 है इनके सिंथेसिस को, जैसे कि अपन ने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा कि इनके जो उत्पादन को या सिंथेसिस को कौन प्रेरित करता है? TSH। ठीक है, ये किसके द्वारा प्रेरित होते हैं? TSH द्वारा उत्प्रेरित होते हैं। TSH क्या होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो किससे निकलता है? अग्रपीयूष ग्रंथि से। अपन ने कहा था कि जो अग्रपीयूष ग्रंथि होती है वो TSH के माध्यम से जो है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, जिससे वो थायराइड ज्यादा से ज्यादा हार्मोन निकाले। तो थायराइड ज्यादा से ज्यादा मुख्य रूप से कौन से हार्मोन निकाले? T3 और T4। तो TSH जो निकला वो अग्रपीयूष ग्रंथि से निकला, उसने किसको स्टिमुलेट किया? उसने थायराइड को स्टिमुलेट किया, जिससे थायराइड ने ज्यादा से ज्यादा क्या निकाला? T3 और T4 को निकाला। ठीक है, अब अपन T3 T4 के कार्य की बात करते हैं भाई। यहाँ पर क्या कार्य करते हैं, क्या फंक्शन करते हैं T3 और T4? तो देखिए T3 और T4 का पहला फंक्शन जो है वो ग्रोथ से रिलेटेड है। इसका पहला फंक्शन जो है ग्रोथ या वृद्धि से रिलेटेड है, और ग्रोथ में ये शारीरिक वृद्धि भी करवाते हैं, ग्रोथ में ये मानसिक वृद्धि भी करवाते हैं, और ग्रोथ में ये लैंगिक वृद्धि भी करवाते हैं। तो ग्रोथ तीनों तरह की ग्रोथ, जैसे अपन ने जो वृद्धि हार्मोन पढ़ा था, आपको ध्यान होगा GH या ग्रोथ हार्मोन, उसमें अपन ने क्या कहा था? जो GH या ग्रोथ हार्मोन होता है वो केवल और केवल कौन सी वृद्धि करवाता है? शारीरिक वृद्धि करवाता है। लेकिन ये जो हार्मोन होते हैं T3 और T4, ये शारीरिक, मानसिक और लैंगिक तीनों तरह की वृद्धि करवाते हैं। शारीरिक में ये बोन पर भी काम करेगा, शारीरिक में ये मसल की ग्रोथ भी करवाएगा, और शारीरिक में ये विसरल ऑर्गन जो होते हैं, विसरल ऑर्गन मतलब आंतरिक अंग जो हमारे हैं, उनकी भी वृद्धि करवाता है। ठीक है, तो पहला फंक्शन जो हो गया वो ग्रोथ हो गया। दूसरा फंक्शन इसका उपापचय या मेटाबॉलिज्म हो गया, और उपापचय या मेटाबॉलिज्म में हम मुख्य रूप से तीन चीजों की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया। तो चलिए उन्हीं की बात करते हैं अपन यहाँ पर भी उपापचय में। सबसे पहले अपन बात करते हैं फैट या लिपिड की। तो ये लाइपोलाइसिस करवाएगा, ये भी जैसे ग्रोथ हार्मोन भी ये करवाता था। लाइपो मतलब लिपिड, लाइसिस मतलब अपघटन, लिपिड को तोड़वाएगा। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटियोजेनेसिस करवाएगा। प्रोटियोजेनेसिस का मतलब जेनेसिस मतलब बनना, प्रोटीन मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीन को बनवाता है ये। ठीक है, और बात करें चले कार्बोहाइड्रेट की, कि कार्बोहाइड्रेट के साथ ये क्या करता है? तो कार्बोहाइड्रेट में ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। ये क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाएगा। तो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने वाले इफेक्ट को क्या कहते हैं अपन? हम कहते हैं कि ये डायबेटोजेनिक इफेक्ट है। डायबेटोजेनिक इफेक्ट होता है इसका। ये भी ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है? बढ़ाता है। और जो भी ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाए हम पढ़ चुके हैं, उस इफेक्ट को, उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? डायबेटोजेनिक, डायबिटीज उत्पन्न करने वाला, मधुमेह उत्पन्न करने वाला प्रभाव हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डायबेटोजेनिक इफेक्ट जो है जनरेट करता है। इसके अलावा इसके अन्य कार्य की बात करें, ये तीसरा कार्य मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीसरा इसका ये जो है ग्लूकोज ऑक्सीडेशन को बढ़ाता है। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है उस ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को बढ़ाएगा, ऑक्सीडेशन को बढ़ाएगा। तो ग्लूकोज का जब ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा तो कैलोरी ज्यादा उत्पन्न होंगी। भाई ज्यादा कैलोरी बनेगी ना, ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होगा, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तो कैलोरी क्या होगी? ज्यादा बनेगी ना। तो इस प्रभाव को हम कहते हैं कैलोरीजेनिक इफेक्ट। ये इफेक्ट कौन सा कहलाता है? ये इफेक्ट कहलाता है कैलोरीजेनिक इफेक्ट। तो इसका कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी देखा गया है। ठीक है, इसके बाद ये बीएमआर का नियंत्रण भी करता है। फोर्थ पॉइंट अपन यहाँ पर देखें, बीएमआर नियंत्रण, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होती है उसको भी नियंत्रित करता है। बीएमआर क्या होती है? किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए न्यूनतम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसकी बीएमआर होती है। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए जितनी न्यूनतम, केवल जीवित रहने के लिए, कोई काम नहीं कर पड़ा हुआ है कोमा में, अब उसको कितनी न्यूनतम एनर्जी दे दें कि वो जीवित रह सके केवल, वो उसकी क्या कहलाती है? बीएमआर कहलाती है। तो बीएमआर का भी नियंत्रण करता है। ये आरबीसी उत्पादन को बढ़ाता है, आरबीसी के उत्पादन को बढ़ाता है। और फिर ये जल और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं
जल और इलेक्ट्रोलाइट का भी संतुलन बना के रखने में सहायता करता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो व्यंजन अब घट्टे होते हैं हमारे शरीर में, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, ठीक है, उनका भी नियंत्रण करता है, उनका भी संतुलन बनाकर रखता है। तो ये सारे कार्य किसके हो गए? ये सारे कार्य जो है सभी कार्य वो किसके हैं? T3 और T4 के। ये अभी अपन केवल T3 T4 की बात कर रहे हैं, T3 की बात नहीं कर रहे हैं, इसका बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये सभी कार्य किसके हो गए? T3 और T4 के। चलिए तो अब अपन बात करते हैं इनसे होने वाली डिसऑर्डर्स के बारे में, इनसे होने वाले विकार के बारे में। तो पहले अपन बात करते हैं हाइपो। भाई हाइपो का मतलब कम हो गए, थायराइड हार्मोन क्या हो गए? कम हो गए। तो अपन ने उसको क्या बोल दिया? हाइपोथायरॉयडिज्म। ये अपन T3 और T4 की बात कर रहे हैं। T3 मतलब ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 मतलब टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये टेट्रा आयोडोथायरोनिन जो T4 होता है उसी को हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। तो T3 और T4 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो T3 और T4 के हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब उनका सीक्रेशन क्या हो गया बेटा? उनका सीक्रेशन कम हो गया। तो देखो सीक्रेशन कम हो गया, अगर बच्चों में कम हो गया, बच्चों में अगर कम हो गया क्रेटिनिज्म हो जाती है। बच्चों में अगर कम हुआ तो कौन सी डिसऑर्डर होगी? उसको अपन कहेंगे क्रेटिनिज्म। अब क्रेटिनिज्म में क्या होगा भाई? इसमें देखो पहले तो शारीरिक वृद्धि रुकेगी। शारीरिक वृद्धि हमने कहा 3 तरह की वृद्धि से संबंधित है ये, शारीरिक, मानसिक और लैंगिक। तीनों वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। तो भाई जब हाइपोसिक्रेशन हुआ है तो भाई शारीरिक वृद्धि भी रुक गई। शारीरिक वृद्धि रुकने से क्या हो गया? शारीरिक वृद्धि रुकने से बोनापन हो गया। मानसिक वृद्धि भी रुक गई। मानसिक वृद्धि रुक गई तो लो IQ, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसका जो IQ है, उसकी जो इंटेलिजेंस है वो कम हो जाएगी। लैंगिक वृद्धि की बात करें तो लैंगिक अंगों का अल्प विकास, लैंगिक अंग जो होंगे वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएंगे, लैंगिक अंगों का अल्प विकास होगा, ठीक है। तो ये सिम्टम किसके हैं? ये सारे कैरेक्टर जो है वो क्रेटिनिज्म के हैं, जो T3 और T4 के कम होने से होती है। दूसरी बात करें अगर वयस्क में, चलो अब देखें वयस्क में कम हो गई तो वयस्क में तो वृद्धि पे तो कोई फर्क ऐसे पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वृद्धि तो ऑलरेडी जो होनी थी वो हो चुकी, ठीक है। अब वयस्क में जो होगा उसको हम कहते हैं मिक्सोडीमा होता है। इसकी कमी से क्या होता है? मिक्सोडीमा, ये गर्ल्स डिसीज कहते हैं जिसको गर्ल्स रोग कहते हैं, गल का रोग या मिक्सोडीमा। इसमें होता क्या है कि भाई BMR कम हो जाएगी। और ध्यान रखना जब BMR कम होती है तो शरीर का ताप भी कम होता है, और शरीर का ताप कम होगा, BMR कम होती है तो शरीर का भार बढ़ जाता है। BMR कम होने से ताप कम होता है और BMR कम होने से शरीर का भार बढ़ जाता है। तो शरीर का भार बढ़ जाएगा, व्यक्ति का जो शरीर है ना वो फूला हुआ सा हो जाएगा। वो फूला हुआ शरीर होता है, तुलतुली बॉडी जिसको हम कहते हैं, तुलतुला शरीर, बहुत जैसे कि लगता है कि हवा भरी हुई है, बस उसी तरह के सिम्टम यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें अपन बोल सकते हैं फूला हुआ शरीर होगा, फूला हुआ शरीर है, ठीक है। तो अच्छा इसके बाद एक होता है सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर या जिसको गलगंड भी कहते हैं, जिसमें जो नेक होती है ना वो बड़ी हो जाती है, गर्दन बहुत बड़ी हो जाती है। एक्चुअली ये जो सिंपल गोइटर है वो हुई तो कमी से, लेकिन कैसे हुई देखो। अब इसका जो मैकेनिज्म है ना पूरी वो ऐसी होती है कि जो अग्रपीयूष ग्रंथि है, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड अपने पड़ी थी, अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलता है TSH, थायराइड प्रेरक हार्मोन। वो किसको प्रेरित करता है? वो प्रेरित करता है थायराइड ग्लैंड को, और थायराइड ग्लैंड क्या निकालती है? T3 और T4। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होती है। ये जो मैकेनिज्म है एक तरह से ये मैकेनिज्म एक नॉर्मल सी मैकेनिज्म है जो हमारे शरीर में चलती है। और जब T3 और T4 ज्यादा होने लगते हैं तो ये क्या करते हैं? ये T3 और T4 अग्रपीयूष ग्रंथि को नेगेटिव फीडबैक देते हैं कि TSH का निकलना रोके। नेगेटिव फीडबैक मतलब उसको रोकते हैं, किसके लिए? TSH के लिए। TSH का निकलना कम, थायराइड ग्रंथि जो होगा उसका प्रेरण कम, तो T3 T4 फिर कम हो जाते हैं। फिर एक लिमिट से ज्यादा कम हो जाएंगे, फिर से निकलने लगे, एक कम हो गए, अब ठीक है। अब इसके बाद कम हो गए तो इसको नेगेटिव फीडबैक मिलना बंद हो गया, ये फिर से TSH निकालने लगी तो फिर से T3 T4 निकलने लगा, फिर T3 T4 एक लिमिट से ज्यादा हुआ, फिर इसमें नेगेटिव फीडबैक किसको दिया? अग्रपीयूष ग्रंथि को, तो फिर से कम हो गया। मतलब ये सिलसिला जो है वो चलता रहता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ सिंपल गोइटर में? सिंपल गोइटर जो होती है उसमें आयोडीन की कमी हो गई। देखना अभी आप, आयोडीन की कमी हो गई। अब जब आयोडीन की कमी हो गई तो क्या T3 T4 बनेंगे? नहीं बनेंगे। अब TSH निकलेगा, वो किसको प्रेरित करेगा? किसको स्टिमुलेट करेगा? थायराइड को। थायराइड T3 T4 बना नहीं पाएगी, जब बना नहीं पाएगी तो इसको रोकने वाला कोई नहीं मिला। भाई ये तो जब ज्यादा होगा तब रोकेंगे ना, अभी तो रोकने वाला कोई मिला नहीं। तो लगातार TSH निकलता रहेगा, लगातार किसको प्रेरित करता रहेगा? स्टिमुलेट करता रहेगा थायराइड को, और लगातार T3 T4 बनाने की वो कोशिश करती रहेगी, लेकिन बना नहीं पाएगी। तो थायराइड के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा ना। भाई TSH ज्यादा निकलेगा तो वो लगातार थायराइड को स्टिमुलेट करता रहेगा कि काम करो काम करो काम करो काम करो। तो उससे काम करने का बोझ बढ़ गया थायराइड के ऊपर, लेकिन वो T3 T4 बना नहीं पा रही है, क्योंकि बनाने के लिए आयोडीन ही नहीं है, और हमने कहा इनके लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो इस पे ज्यादा दबाव पड़ने के कारण ये बड़ी हो जाती है और गला क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं सिंपल गोइटर। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सिंपल गोइटर। और बात वही है, अगर सिंपल गोइटर हुआ तो मतलब आयोडीन T3 और T4 की कमी हो गई, और अगर ये कमी बच्चों में हो गई तो क्रेटिनिज्म भी होगी साथ में, और ये कमी वयस्क में हो गई तो मिक्सोडीमा भी होगी। मतलब अगर सिंपल गोइटर बच्चों में हुई, ठीक है, सिंपल गोइटर तो उसको कहना है कि थायराइड ग्रंथि पे ज्यादा दबाव पड़ने के कारण गला बड़ा हो गया। तो लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है हमको? गला तो बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन T3 T4 नहीं बन पा रहे हैं, और नहीं बन पाएंगे तो बच्चों में क्रेटिनिज्म कर देगा, बड़ों में मिक्सोडीमा कर देगा, ठीक है। इसी तरह से एक और डिसऑर्डर होती है जिसको हम कहते हैं हशीमोटो डिसीज। हशीमोटो रोग होता है, हशीमोटो डिसीज। ये 100 प्रतिरक्षा रोग होता है, जिसमें थायराइड जो होती है वो 100 प्रतिरक्षा के कारण थायराइड जो होती है वो नष्ट होने लगती है। भाई 100 प्रतिरक्षा रोग क्या होते हैं? 100 प्रतिरक्षा रोग का मतलब खुद की ही प्रतिरक्षा तंत्र के कारण अगर शरीर की कुछ कोशिकाएं या शरीर का कोई अंग खत्म होने लगे, क्षतिग्रस्त होने लगे, तो उसको 100 प्रतिरक्षा रोग कहते हैं। अब इसमें 100 प्रतिरक्षा रोग में क्या नष्ट हो रही है? थायराइड ग्रंथि। तो सीधी सी बात है, थायराइड ग्रंथि नष्ट हो रही है तो T3 और T4 कम हो रहे हैं, तो अब कम होंगे तो बच्चों में क्रेटिनिज्म होगी और वयस्क में मिक्सोडीमा होगी। लेकिन वो 100 प्रतिरक्षा तंत्र के कारण नष्ट होना थायराइड ग्रंथि का वो क्या कहलाता है? हशीमोटो रोग कहलाएगा। इसके साथ जो है बच्चों में क्रेटिनिज्म और वयस्क में मिक्सोडीमा हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ये चीज बच्चों में हो गई तो क्रेटिनिज्म, ये चीज वयस्क में हो गई तो मिक्सोडीमा। तो ये जो है इसके सारे जो है कम सीक्रेशन से क्या क्या होता है, अल्पस्राव से क्या क्या होता है उसके बारे में बात करी। अच्छा इसका सीक्रेशन हाइपर हो जाए, तो हमने बात करी हाइपो हो गया भाई। अगर जो है हाइपर सीक्रेशन हो जाए, मतलब हाइपर थायराइडिज्म, भाई सीक्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है ना, हाइपर हो जाए तो क्या होगा? तो भाई हाइपर थायराइडिज्म अगर हो गई, मतलब T3 और T4 क्या हो गए? ज्यादा हो गए, तो इससे होने वाले रोग को हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। ये कहलाता है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, या इसको कहते हैं ग्रेव्स डिसीज, या इसको कहते हैं बेस्ड्यूज डिसीज। क्या कहलाती है? एक्सोप्थेल्मिक गोइटर, ग्रेव्स डिसीज या बेस्ड्यूज डिसीज, जो कि T3 T4 के हाइपर सीक्रेशन से होती है, ज्यादा स्राव से होती है, अतिस्राव से होती है। इसमें क्या होगा भाई? BMR ज्यादा हो गया तो BMR बढ़ेगा, BMR बढ़ेगा तो हमने कहा ताप बढ़ेगा तो शरीर के भार में क्या होगी? कमी। मतलब BMR बढ़ा तो शरीर के भार में कमी आएगी, ठीक है। तो शरीर के बाद, और इसमें आंखें जो होती है वो बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई देने लगती है, ऐसी बड़ी बड़ी, आपको भी देखना पड़ेगा। आंखें जो होता है ऐसा लगता है कि बिल्कुल बाहर की तरफ निकल गई हैं, ठीक है ना। तो बल्ज्ड आई कहते हैं उसको, बल्ज्ड आई, फूली हुई आंखें, बाहर की तरफ निकली हुई आंखें, फूली हुई बाहर की तरफ, नेत्र गोलक जो होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो बल्ज्ड आई इसका एक कैरेक्टर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सोप्थेल्मिक गोइटर।
तो ये जो है हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण है, ठीक है। तो ये कुछ रोग थे जो कि T3 और T4 से संबंधित थे। इतनी बात आ गई समझ में। तो अभी चलिए बचा हुआ है TCT। अभी तो T3 T4 की बात करी है, अब अपन बात करते हैं TCT भाई। दूसरा हार्मोन था थायरोकैल्सिटोनिन, इसके बारे में बात करते हैं। देखो TCT जो होता है, ये TCT हाइपोकैल्सिमिक होता है। हाइपोकैल्सिमिक का मतलब क्या है? ये ब्लड कैल्शियम को कम करता है। ये जो TCT है वो हाइपोकैल्सिमिक, हाइपो मतलब कम करने वाला, कैल्सिमिक मतलब कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम को कम करता है। भाई कैसे कम करता है ब्लड कैल्शियम को? तो देखो ये ब्लड कैल्शियम को कैसे कम करेगा? पहली बात तो जो ब्लड में कैल्शियम है, ठीक है ना, कैल्शियम का अस्थियों पर जमाव, कैल्शियम का जो अस्थियों पर जमाव होता है उसको बढ़ा देता है। मतलब ज्यादा से ब्लड का जो कैल्शियम है उसको निकाल के किस पे जमा देता है? ब्लड के कैल्शियम को निकाल के अस्थियों पे जमा देता है। तो जब अस्थियों पे जमा देता है तो ब्लड का कैल्शियम क्या हो गया? ब्लड का कैल्शियम कम हो गया, ठीक है ना। तो ब्लड का कैल्शियम कम होता है जो होता है अस्थियों पे जम जाता है, ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात ये क्या करता है? ये कैल्शियम के अवशोषण को कम करता है। जो आहार नाल में कैल्शियम का अवशोषण होगा उसको कम करेगा और कैल्शियम के उत्सर्जन को बढ़ा देगा। भाई अब देखो, आज कैल्शियम का अस्थियों पे जमा करवा दिया, मतलब रक्त के कैल्शियम को अस्थियों पे जमा दिया तो रक्त में कैल्शियम क्या हो गया? कम हो गया। दूसरा कैल्शियम के अवशोषण को कम कर दिया तो आहार नाल से जो कैल्शियम अवशोषित होकर रक्त में आता था वो कम हो गया, तो इससे भी कैल्शियम रक्त में कम हुआ। और जो कैल्शियम था उसका उत्सर्जन ज्यादा होने लगा, उससे भी रक्त में कैल्शियम कम हुआ। मतलब तीनों ही चीजों से आप देख सकते हो, तीनों ही चीजों का इफेक्ट एक ही आ रहा है कि रक्त में जो कैल्शियम हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इस तरीके से ये रक्त में कैल्शियम को कम करता है। इसलिए हम कहते हैं इसका प्रभाव ये क्या दिखाता है? इसका कार्य क्या है? हाइपोकैल्सिमिक है, रक्त में कैल्शियम को कम करता है। किस तरीके से करता है वो ये तीन बातें मैंने लिखी हुई है, ठीक है। तो ये था थायराइड ग्रंथि के बारे में, ठीक है। इसके बाद चलिए अपन नेक्स्ट जो ग्लैंड पढ़ेंगे वो नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉइड। चलिए तो अब अपन नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है पैराथायरॉइड। भाई ये जो पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होती हैं ये 4 होती हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। और ये जो थायरॉइड होती है, थायरॉइड के पृष्ठभाग से जुड़ी होती है। ये जो पैराथायरॉइड होती है वो थायरॉइड के पृष्ठभाग से जुड़ी होती हैं। मतलब जैसे ये हो गई थायरॉइड, ठीक है, ये अपने बनाई थी एच आकार की, ये तितली के आकार की। इसके पीछे की तरफ, जैसे ये वाली भाग होगी सामने नहीं, पीछे की तरफ यहाँ पर हर एक लोब से 2 जुड़ी होगी। ये इस तरह से छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, छोटी छोटी ग्रंथियां जो इसके पृष्ठीय भाग से जुड़ी होती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? पैराथायरॉइड। पैराथायरॉइड से जो हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन निकलता है उसको कहते हैं PTH। PTH क्या है? पैराथायरॉइड हार्मोन। PTH को हम कहते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, या इसका दूसरा नाम है कॉलिप्स हार्मोन। साइंटिस्ट के नाम पे है कॉलिप्स हार्मोन, ठीक है। तो इससे जो हार्मोन निकलेंगे वो PTH पैराथायरॉइड हार्मोन या कॉलिप्स हार्मोन कहलाते हैं। ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका जो कार्य होता है ये होते हैं हाइपर कैल्सिमिक। हाइपर कैल्सिमिक होते हैं। TCT जो पढ़ा था उसका उल्टा हाइपर कैल्सिमिक है। हाइपर कैल्सिमिक का मतलब क्या है? ब्लड कैल्शियम को बढ़ाने का काम करते हैं। ये हाइपर कैल्सिमिक है, ये ब्लड में जो कैल्शियम है उसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब भाई ब्लड में कैल्शियम बढ़ाते कैसे इसको देखें अपन। तो पहली बात तो कैल्शियम को ऐसे बढ़ाते हैं कि आहार नाल में कैल्शियम का जो अवशोषण होता है उसको बढ़ा देते हैं। आहार नाल से जो कैल्शियम का अवशोषण होता है उसको बढ़ा देते हैं। तो आहार नाल में जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब होकर कहां पर आएगा? तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आएगा, तो कैल्शियम का क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरा जो है कैल्शियम का जो उत्सर्जन होता है उसको कम कर देंगे। कैल्शियम का एक्सक्रीशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कैल्शियम कम बाहर निकलेगा तो ब्लड में बढ़ा रहेगा, ठीक है ना, उत्सर्जन कम कर दिया। तीसरी बात, बोन से या अस्थियों से कैल्शियम को निकालते हैं। बोन से क्या करते हैं? कैल्शियम को निकलवाते हैं। तो बोन से जो कैल्शियम निकलता है वो कहां पर आता है? रक्त में ही आता है। हालांकि इसके लिए जो है इसको विटामिन डी की सहायता लेनी पड़ती है, विटामिन डी के साथ मिलकर। ये जो है विटामिन डी के साथ मिलकर काम करते हैं इसमें, बोन से कैल्शियम को कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाने में। ये जो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाया है आहार नाल से, वो किसके साथ मिलकर बढ़ाया है? विटामिन डी। इसको कैल्शियम को अवशोषित तो करवाते हैं लेकिन उसके लिए इनको किसकी सहायता लेनी पड़ती है? विटामिन डी की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। कैल्शियम के उत्सर्जन को कम कर दिया, बोन से कैल्शियम को निकलवाया, तो निकल के कैल्शियम ब्लड में आया। तो तीनों चीजों से देखो ब्लड में कैल्शियम क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ब्लड में कैल्शियम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? हाइपर कैल्सिमिक है, जो ब्लड में कैल्शियम को क्या करता है? बढ़ाता है। इसके साथ ही ये हाइपोफॉस्फेटेमिक होते हैं। इनका काम क्या है? हाइपोफॉस्फेटेमिक। भाई हाइपोफॉस्फेटेमिक मतलब क्या हुआ? ब्लड में फॉस्फेट को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो ब्लड में फॉस्फेट को कम करते हैं मतलब क्या हो गया? ये हाइपोफॉस्फेटेमिक, ठीक है। तो हाइपर कैल्सिमिक है और हाइपोफॉस्फेटेमिक है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, चलिए। तो अब हाइपोफॉस्फेटेमिक कैसे? ब्लड में फॉस्फेट को कम कैसे करते हैं? क्योंकि ये फॉस्फेट के उत्सर्जन को बढ़ा देते हैं। फॉस्फेट के उत्सर्जन को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, जिससे फॉस्फेट शरीर से बाहर ज्यादा निकलता है तो ब्लड में क्या होता है? ब्लड में कम रहता है, ठीक है। तो ये इनके कार्य हैं, इनके फंक्शन हैं। अब अपन बात करते हैं डिसऑर्डर्स की, किनसे कौन कौन से विकार हो सकते हैं, कौन कौन सी डिसऑर्डर हो सकती है। तो चलिए पहले अपन देखते हैं हाइपोसिक्रीशन ऑफ PTH। पहले अपन हाइपोसिक्रीशन की बात करते हैं PTH के। मतलब कहने का मतलब क्या है? PTH जो पैराथायरॉइड हार्मोन है उनका सिक्रीशन यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है। पैराथायरॉइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो रहा है, तो अपन ने क्या बोल दिया? हाइपोसिक्रीशन, ठीक है। तो हाइपोसिक्रीशन में अगर बात करें तो क्या होगा? चलिए देखें यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे कि सिक्रीशन कम होगा। देखो PTH का सिक्रीशन कम होगा तो ब्लड में कैल्शियम क्या होगा? कम होगा, क्योंकि इनका काम क्या है? ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाना। तो अगर इनका सिक्रीशन कम हुआ तो ब्लड में कैल्शियम क्या होता है? ब्लड में कैल्शियम जो होता है वो कम हो जाएगा, और ब्लड में कैल्शियम कम होने के कारण टिटेनी हो जाती है, और ये पैराथायरॉइड के कारण होती है, इसलिए हम इसको कह देते हैं पैराथायरॉइड टिटेनी। ये अपन वो जो चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट वहां पर पढ़ते हैं टिटेनी के बारे में। एक्चुअली टिटेनी होती है, अभी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं आपको, डिटेल वहां पर है। होता क्या है? जब भी शारीरिक द्रव्य में कैल्शियम कम होता है, जब भी शरीर के द्रव्य में कैल्शियम कम होता है तो जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं, जैसे ये ऐच्छिक पेशी हैं, हम अपनी इच्छा से इसका संकुचन करवा सकते हैं, इनका अपने आप ही संकुचन होने लगता है अनिच्छिक रूप से, और ऐच्छिक पेशियों का अनिच्छिक रूप से संकुचन होने लगे उसको क्या बोलते हैं? हम टिटेनी कहते हैं। और उसका एक कारण क्या होता है? रक्त में या शारीरिक द्रव्य में कैल्शियम का कम होना। तो रक्त में या जो कैल्शियम है वो इसकी वजह से कम हो सकता है, पैराथायरॉइड के कम होने की वजह से, पैराथायरॉइड हार्मोन के कम होने की वजह से। तो उसके कारण जो टिटेनी होगी उस टिटेनी को हम क्या बोलेंगे? पैराथायरॉइड टिटेनी। और टिटेनी का मतलब समझ में आ गया? अभी आप इतना याद रखेंगे ऐच्छिक पेशियों का अनिच्छिक रूप से संकुचन, जैसे ये जो पेशियां हैं वो ऐच्छिक हैं, हम अपनी इच्छा से संकुचन कर सकते हैं, अगर ये अपने आप ही संकुचन होने लगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम कहेंगे टिटेनी, ठीक है। तो पैराथायरॉइड की वजह से जो टिटेनी होगी उसको कहेंगे पैराथायरॉइड टिटेनी, ठीक है। चलिए अब हाइपर सिक्रीशन की हम बात करते हैं। यहाँ पर अति स्त्रवण, हाइपर सिक्रीशन या अति स्त्रवण, मतलब यहाँ पर बात ये है कि इनका सिक्रीशन ज्यादा होने लगा। भाई पैराथायरॉइड का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो इसका काम देखो, आप एक देखो, बोन से कैल्शियम को निकालना,
तो भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम को बोन से निकाल देगा, जरूरत से ज़्यादा कैल्शियम बोन से निकाल देगा, और जरूरत से ज़्यादा कैल्शियम बोन से निकाल देगा तो बोन में जहाँ पर कैल्शियम का जमाव था वहाँ पर छेद हो जाएंगे, क्योंकि वो कैल्शियम तो निकल गया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टी मतलब हड्डी, पोरोसिस मतलब छेद हो जाना, हड्डियों में छेद हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर कैल्शियम जमा था वो कैल्शियम तो निकलकर रक्त में आ गया, क्योंकि बीटीएस का काम ही है कि इसको कैल्शियम को निकलवाना, और ज़्यादा निकलवा दिया जरूरत से ज़्यादा तो हड्डियों में छेद हो जाएंगे। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें अस्थियां जो होती हैं वो भंगुर हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, ठीक है, सूखी लकड़ी की तरह हो जाती हैं। तो ये उसकी ज़्यादा सिचुएशन से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जहाँ से कैल्शियम निकला था, जहाँ पर छेद हो गए थे, जहाँ से कैल्शियम निकला था वहाँ पर रेशों का या तंतुओं का जमाव हो जाता है, उसको हम कहते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। उस विकार को हम कहते हैं ओस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो पहले तो ओस्टियोपोरोसिस हो गया, हड्डी में छेद हो जाएंगे, फिर उसके बाद हड्डी में जहाँ पर छेद हो गए वहाँ पर फाइबर या तंतुओं का जमा हो जाएगा, जो कोलेजन फाइबर होते हैं, दूसरे तंतु होते हैं, उनका जमा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? ओस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। तो ओस्टिटिस फाइब्रोसा सिस्टिका भी हो जाता है। और रक्त में कैल्शियम बढ़ने की वजह से पथरी बनने का खतरा भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पथरी जो बनती है, स्टोन जो बनते हैं वो कैल्शियम के ही क्रिस्टल होते हैं। तो यहाँ पर जो पथरी स्टोन रिस्क जो होता है, स्टोन बनने का खतरा बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है। जैसे किडनी स्टोन, किडनी में पथरी बन सकती है, क्योंकि रक्त में जो हो गया कैल्शियम ज्यादा हो गया जरूरत से, और जरूरत से ज्यादा कैल्शियम भी पथरी या स्टोन बना सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके से रिलेटेड क्या है? विकार है, एब्नॉर्मलिटीज हैं, जो इनके कम या ज्यादा सिक्रीशन की वजह से हो सकती है। ठीक है, तो ये दो ग्लैंड थी, एक तो अपन ने पढ़ी थायराइड, दूसरी अपन ने पढ़ी पैराथायराइड। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए फिर आगे नेक्स्ट ग्लैंड कंटिन्यू करेंगे। अपन नेक्स्ट ग्लैंड जो अपन पढ़ेंगे वो होगी एड्रीनल ग्लैंड के बारे में, एड्रीनल ग्रंथि के बारे में।